Hello everyone, myself Shani Sharma and I welcome you all on my YouTube channel Aspire Academy for Chemical Science। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि हमने हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री की एक वीडियो सीरीज़ चला रखी है। तो उस पूरी वीडियो सीरीज़ में हमने पूरी हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री की जो वीडियो लेक्चर्स है वो हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। तो आज हमारा सेकंड लेक्चर है। तो हमारी फर्स्ट यूनिट चली है और फर्स्ट यूनिट का सेकंड लेक्चर जो हमारा है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे हेंच-विडमान नोमेनक्लेचर। जो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स का IUPAC नोमेनक्लेचर है, उसी के अंदर हमारा जो सेकंड मेथड था वो था हेंच-विडमान नोमेनक्लेचर। तो जो हेंच-विडमान नोमेनक्लेचर है ये एक सिस्टमेटिक नोमेनक्लेचर होता है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स के लिए। और इसके अलावा जो थर्ड था वो होता है रिप्लेसमेंट मेथड। तो रिप्लेसमेंट मेथड हम आने वाली नेक्स्ट वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में हम हेंच-विडमान नोमेनक्लेचर डिस्कस करेंगे। तो असल में है क्या कि जो ये हेंच-विडमान नोमेनक्लेचर है ये सिस्टमेटिक नोमेनक्लेचर होता है फॉर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स के लिए। जैसे आपने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए IUPAC नेम्स पढ़े होंगे, ऐसे ही हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स के लिए जो IUPAC नेम है उसके लिए जो आपके मोनोसाइक्लिक कंपाउंड होंगे, और मोनोसाइक्लिक कंपाउंड भी 3 to 10 मेंबर्स रिंग जो होंगी, उनके लिए जो हेंच-विडमान नोमेनक्लेचर होगा ये ज़्यादा यूजफुल है। और ये कंपाउंड्स के बारे में जो उनकी स्ट्रक्चरल इन्फॉर्मेशन होगी उसको देगा, क्योंकि IUPAC नोमेनक्लेचर का जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो यही है कि जो IUPAC नोमेनक्लेचर हैं वो कंपाउंड्स की स्ट्रक्चरल इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करते हैं। इसलिए हम कोशिश करते हैं कि हम जो कंपाउंड्स हैं हमें उनका IUPAC नेम पता हो। तो जो IUPAC ने सिस्टमेटिक वे में जो कुछ रूल्स दिए हैं फॉर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स, उनको हम डिस्कस करेंगे बाई एक प्रोसीजर के अंडर। तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो है हमारा हेंच-विडमान नोमेनक्लेचर। हेंच-विडमान nomenclature, also called IUPAC, International Union of Pure and Applied Chemistry, IUPAC system for heterocyclic compounds। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स के लिए जो IUPAC सिस्टम है। तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि जो हेंच-विडमान है HW सिस्टम जो होगा वो ज़्यादा यूजफुल तो मोनोसाइक्लिक कंपाउंड्स के लिए है, बट उस जो HW सिस्टम है उसको हम फ्यूज्ड कंपाउंड्स जो होंगे, जो बाईसाइक्लिक हैं, जो ट्राईसाइक्लिक हैं, उनके लिए भी हम उसको यूज कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम हेंच-विडमान नोमेनक्लेचर सिस्टम को मोनोसाइक्लिक कंपाउंड्स के लिए ही पढ़ेंगे, मोनोसाइक्लिक कंपाउंड्स के लिए ही डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से इसके रूल हैं, कौन कौन से कितने तरीके से हम इसका जो नाम है वो लिख सकते हैं। तो जो हमारा रूल नंबर फर्स्ट है, रूल नंबर फर्स्ट, तो रूल नंबर फर्स्ट जो है, मैं आपको रूल नंबर फर्स्ट बताने से पहले कुछ कहना चाहूँगा कि जब भी हम IUPAC नेम करते थे, IUPAC नोमेनक्लेचर का यूज करते थे फॉर ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी कि कोई भी टाइप का कंपाउंड हो, तो उसके कुछ रूल्स थे। और उस रूल्स के अंदर आपने पढ़ा होगा कि सबसे पहले हमें मतलब जो मोस्ट कॉमन चीज़ें थी, 3 पॉइंट्स मोस्ट कॉमन थे। पहला है प्रीफिक्स, दूसरा है रूट वर्ड, और थर्ड है सफिक्स। ये 3 टर्म्स आपने पहले भी सुनी होंगी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर जब आपने नोमेनक्लेचर पढ़ा होगा। तो प्रीफिक्स आप लोग यूज करते थे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर, जो सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप्स होते थे उनके लिए प्रीफिक्स यूज करते थे, या फिर अगर किसी कंपाउंड के अंदर मोर देन 1 फंक्शनल ग्रुप हैं तो उनके अंदर जो लेस प्रायोरिटी का ग्रुप होता था उसका हम प्रीफिक्स यूज करते थे, उन कंपाउंड्स के लिए हम प्रीफिक्स यूज करते थे। ऐसे ही हम हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स के अंदर भी प्रीफिक्स यूज करते हैं, बट यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस आएगा कि हम कैसे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स के नोमेनक्लेचर के लिए प्रीफिक्स का यूज करेंगे। दूसरा है रूट वर्ड। जब मैं रूट वर्ड की बात करता हूँ तो रूट वर्ड क्या था, रूट वर्ड वहाँ पे मैं बता रहा था नंबर ऑफ कार्बन एटम। किसी भी रिंग के अंदर, किसी भी साइक्लिक रिंग के अंदर या किसी भी
स्ट्रेट चेन के अंदर नंबर ऑफ कार्बन जो है, नंबर ऑफ कार्बन को जो बताता है वो है रूट वर्ड, कितने उसके अंदर कार्बन होंगे, कितने उसके अंदर जो चेन है, चेन के अंदर एटम्स होंगे। तीसरा है आपका सफिक्स। सफिक्स हम यूज करते थे कुछ जो आपका हायर प्रायोरिटी का ग्रुप था, हायर प्रायोरिटी का जो ग्रुप था, जिस ग्रुप का प्रायोरिटी ऑर्डर ज़्यादा होता था, उसके लिए हम सफिक्स यूज करते थे। तो ये हम 3 टर्म्स यूज करते थे और इन्हीं 3 टर्म्स को हम यहाँ भी यूज करेंगे। बट यहाँ पे जो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं उनके लिए जब हम इनको यूज करेंगे तो आपको दिखेगा कि बिल्कुल ही डिफरेंट वे है इनको यूज करने का। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स के लिए जब मैं इन 3 टर्म्स को यूज करूँगा, तो जो मेरा रूल नंबर फर्स्ट है, रूल नंबर फर्स्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रीफिक्स। तो जो रूल नंबर फर्स्ट है वो हमें इंफॉर्मेशन देगा अबाउट प्रीफिक्स। व्हाट इज प्रीफिक्स? रूल नंबर 1 होगा हमारा प्रीफिक्स। व्हाट इज प्रीफिक्स? प्रीफिक्स क्या है? प्रीफिक्स जो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स होंगे, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स के अंदर जो हेट्रो एटम प्रेजेंट होता है, हेट्रोसाइक्लिक रिंग के अंदर जो हेट्रो एटम प्रेजेंट होगा, उस हेट्रो एटम के लिए हम प्रीफिक्स यूज करते हैं। यानी कि जो प्रीफिक्स है वो जो हम नेम देंगे तो नाम में सबसे पहले जो यूज होता है वो होता है प्रीफिक्स। तो प्रीफिक्स इज यूज्ड फॉर हेट्रोएटम। प्रीफिक्स इज यूज्ड फॉर हेट्रोएटम प्रेजेंट इन द हेट्रोसाइक्लिक रिंग। तो हेट्रोसाइक्लिक रिंग के अंदर जो हेट्रोएटम प्रेजेंट होगा उसके लिए हम प्रीफिक्स यूज करते हैं। अभी प्रीफिक्स आप कैसे यूज करेंगे, क्या प्रीफिक्स होगा, तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि हेट्रोसाइक्लिक रिंग के अंदर कॉमनली जो हेट्रोएटम्स हैं वो कौन कौन से हैं। तो अगर मैं आपको हेट्रोएटम के बारे में बताऊं तो हेट्रोएटम्स कौन कौन से हो सकते हैं? नाइट्रोजन इज द मोस्ट कॉमन हेट्रोएटम प्रेजेंट इन द हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, फास्फोरस, बोरॉन, सिलिकॉन, ये बहुत ज़्यादा कॉमन हेट्रोएटम्स हैं। तो इसलिए हमें इनके बारे में पता होना चाहिए। वैसे तो बहुत सारे हेट्रोएटम्स हैं, लगभग नियरली 15 to 20 एलिमेंट्स हैं जो हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री के अंदर यूज होंगे, बट हम इतना ज़्यादा डिस्कस नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हम जो सेलेक्टेड एलिमेंट्स हैं, जो मोस्ट कॉमन एलिमेंट्स हैं, उन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के लिए हम यूज करते थे एजा, ऑक्सीजन के लिए ऑक्सा, सल्फर के लिए थाया, सेलेनियम के लिए सेलिना, फास्फोरस के लिए फॉस्फा, बोरॉन के लिए बोरा, सेलेनियम के लिए सीलिया। तो ये मोस्ट कॉमन हेट्रोएटम्स हैं। मैं एक बार और बता रहा हूँ आपको। नाइट्रोजन के लिए एजा, ऑक्सीजन के लिए ऑक्सा, सल्फर के लिए थाया, सेलेनियम के लिए सेलिना, फास्फोरस के लिए फॉस्फा, बोरॉन के लिए बोरा और सेलेनियम के लिए सीलिया। तो ये जो हेट्रोएटम्स हैं, इनके हम हेट्रोएटम्स के लिए ये इनके प्रीफिक्स हम यूज करेंगे। मैं आपको आगे बताऊंगा कि हम कैसे इनको यूज करते हैं। फिलहाल के लिए आपको ये इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि हम नाइट्रोजन के लिए एजा यूज करेंगे। ओके, इसके बाद अभी जो यहाँ पे जो ये वर्ड लास्ट में ए आया हुआ है, आप देख रहे होंगे कि ये सभी के लास्ट में यहाँ पे ए आया हुआ है। अभी ये जो ए है, इस ए का भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है। ये ए का रोल क्या है कि अगर मैंने आपको बताया कि अभी यहाँ पे आपको एक चीज़ इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए कि अगर मैं एक फॉर्मूले की बात करता हूँ, फॉर्मूला किसके लिए? IUPAC नोमेनक्लेचर के लिए। तो हमारे पास था प्रीफिक्स प्लस रूट वर्ड प्लस सफिक्स। तो हमारे पास ये 3 टर्म्स थी। अब इसके लिए जो प्रीफिक्स था, प्रीफिक्स के बाद हमारा यूज होता है रूट वर्ड, यानी कि इन 3 टर्म्स को मिलाने के बाद ही हमारा जो कंपाउंड है, जो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होगा, उसका नाम बनेगा। तो जो ये प्रीफिक्स है, प्रीफिक्स के लिए प्रीफिक्स को हम इनमें से चूज करेंगे। इसके बाद जो हमारा रूट वर्ड होगा, क्योंकि जो रूट वर्ड है वो उसको फॉलो करेगा। प्रीफिक्स और रूट वर्ड को मिलने के बाद ही कंपाउंड का नाम बनेगा। तो इसीलिए एक चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि जो रूट वर्ड है, अगर रूट वर्ड का जो पहला वर्ड होगा वो कोई वोवेल है, दैट मीन्स इफ प्रीफिक्स इज फॉलोड बाई एनी वोवेल, इफ प्रीफिक्स इज फॉलोड बाई एनी वोवेल, देन द last A of the prefix is removed, the last A of prefix is omitted,
तो यहाँ पे हम जो लास्ट ए होगा उसको यहाँ से हटा देंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एक छोटा सा बेसिक आइडिया दे रहा हूँ मैं यहाँ पे, अगर एजा और प्लस जो रूट वर्ड है, रूट वर्ड से सपोज आई आर आया है, आई आर, तो जो लास्ट वर्ड इसका जो फर्स्ट वर्ड है वो आई वोवल है, तो एजा का ए रिमूव हो जाएगा, एज इर हो जाएगा, एज इर, एज इर, एज अ इर नहीं, एज इर, ए रिमूव हो गया है, आई से स्टार्ट होगा। ओके, तो ये हमारा था रूल नंबर फर्स्ट। तो यहाँ पे इसके लिए क्या था कि अगर हमारा प्रीफिक्स, इफ प्रीफिक्स इज फॉलोड बाय एनी वोवेल देन द लास्ट ए ऑफ द प्रीफिक्स इज रिमूव्ड। तो ये हमारा फर्स्ट रूल था। इसके बाद जो सेकंड रूल है, रूल नंबर सेकंड, तो रूल नंबर सेकंड क्या होगा? रूल नंबर सेकंड में हम बात करेंगे अबाउट रूट वर्ड। रूट वर्ड ऑल्सो कॉल्ड स्टेम। स्टेम, यू नो व्हाट इज स्टेम? स्टेम रूट वर्ड क्या बताएगा? रूट वर्ड, जब मैं रूट वर्ड की बात करता था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, तो वहाँ पे रूट वर्ड बता रहा था चेन के अंदर नंबर ऑफ कार्बन एटम, रिंग के अंदर नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो ऐसे ही यहाँ पे जब मैं रूट वर्ड की बात करूँगा तो यहाँ पे जो रूट वर्ड है वो हमें बताएगा कि जो हेट्रोसाइक्लिक रिंग है उसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे। नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द रिंग इज डिसाइडेड बाई रूट वर्ड। ओके, तो इट tells about the number of atom present in the ring। एक रिंग के अंदर कितने एटम प्रेजेंट है इसकी इंफॉर्मेशन देगा हमें रूट वर्ड। तो ये रूट वर्ड क्या है? अब आपको रूट वर्ड समझना है। तो रूट वर्ड के लिए अगर देखो कोई भी रिंग बनाने के लिए रिंग के पास, कंपाउंड के पास एटलीस्ट 3 एटम्स होंगे, 3 एटम्स के बाद ही रिंग बनेगी। तो अगर मान लिया रिंग के पास यानी कि नंबर ऑफ एटम अगर 3 हैं, यानी कि रिंग अगर 3 मेंबर्ड होगी, तो उसके लिए जो रूट वर्ड होगा, उसके लिए जो रूट वर्ड होगा, रूट वर्ड क्या होगा? 3 के लिए इर, ई आर, इर। इफ रिंग इज 4 मेंबर्ड देन रूट वर्ड इज इर, इट, रूट वर्ड इज इट। इफ रिंग इज 5 मेंबर्ड देन रूट वर्ड इज ऑल। If ring is 6 membered then root word is it, all, in, root word is in. If ring is 7 membered the root word is ip. If ring is 8 membered root word is ir, it, all, in, ip, oak. And if ring is 9 membered then root word is on. And if the ring is 10 membered then the root word is EC। तो ये रूट वर्ड्स होंगे। अभी जब आप इन तीन पॉइंट्स के बारे में जब आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हो जाएगी तब आप कंपाउंड का नाम लिखेंगे। इनमें से एक का भी मिसिंग होगा तब तक आप नाम ना लिख पाएंगे। तो अभी हमने केवल 2 पॉइंट डिस्कस किए हैं। जब तक हम सफिक्स डिस्कस नहीं करेंगे तब तक हम नाम नहीं लिख पाएंगे। तो पहला पॉइंट हमने डिस्कस किया प्रीफिक्स। प्रीफिक्स हम यूज करते हैं फॉर द हेट्रोएटम। रिंग के अंदर जो हेट्रोएटम प्रेजेंट होंगे एजा, या नाइट्रोजन के लिए एजा, ऑक्सीजन के लिए ऑक्जा, सल्फर के लिए थाया, सेलिनियम के लिए सेलिना, फॉस्फोरस के लिए फॉस्फा, बोरोन के लिए बोरा एंड सिलिकॉन के लिए सीलिया। तो ये जो हेट्रोएटम्स प्रेजेंट थे इनके लिए हम प्रीफिक्स यूज करते थे। बट और सेकंड पॉइंट हमारा था रूट वर्ड। रूट वर्ड यानी कि रिंग के अंदर कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे, रिंग के अंदर जो एटम्स होंगे उसके बेसिस पर हम डिसाइड करते हैं रूट वर्ड क्या होगा। तो रूट वर्ड अगर रिंग आपकी 3 मेंबर्ड है तो उसके लिए इर, 4 मेंबर्ड है तो इट, 5 मेंबर्ड है तो ऑल, 6 मेंबर्ड है तो इन, 7 मेंबर्ड है तो इप, 8 मेंबर्ड है तो ओ,
9 मेंबर्ड है तो ओन, 10 मेंबर्ड है तो ईसी। तो ये जो रूट वर्ड थे, इस रूट वर्ड का मैं आपको बहुत एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, इसको आपको याद रखना होगा। इरिटोल, इरिटोल इन इपोक, इरिटोल इन इपोक ऑन एसी। ये 3 वर्ड याद रख सकते हैं। इरिटोल इपोक के अंदर है और ईसी के ऊपर है। इरिटोल इन इपोक ऑन ईसी, तो आपको 5 बार रिपीट करना। इरिटोल इन इपोक ऑन ईसी, 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 इरिटोल इन इपोक ऑन ईसी। तो ये जो है ये बहुत यूजफुल टर्म है, इसको आपको बहुत अच्छे से याद करना होगा, समझना होगा कि ये है क्या, रूट वर्ड क्या है, इरिटोल इन इपोक ऑन ईसी। तो ये हमारा सेकंड रूल था। इसके बाद जो हमारा थर्ड रूल होगा, हाँ एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो टर्म्स यहाँ पे जो आ रही हैं, जो टर्म्स हम यूज कर रहे हैं कि 3 मेंबर्ड के लिए हमने यूज किया इर, 4 के लिए इट, ये टर्म्स हमने कहाँ से यूज किए हैं? एक्चुअल में ये जो टर्म्स हैं ये ड्राइव्ड टर्म्स हैं, ठीक है ना। तो मैं इसके कुछ के लिए तो मैं आपको रिलेशन बता सकता हूँ, कुछ के लिए पॉसिबल नहीं है। अगर मैं बात करता हूँ, सॉरी ये जो यहाँ पे इर था ये आई आर है, सॉरी 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 सॉरी, इर होगा ये आई आर, दिस इज द इर। इर इट ऑल, इर इट ऑल इन इपोक ऑन ईसी। तो ये आपके पास 3 4 5 6 7 8 9। अभी जो इर है आई आर, ये इर किससे आया? 3 के लिए। 3 के लिए क्या होता है? ट्राई। ट्राई क्या है? ट्राई, आई आर। तो जो आई आर है, आई आर से ड्राई हुआ है इर। इट, ई टी, ई टी कहाँ से आया? ई टी 4 मेंबर्ड के लिए है, टेट्रा, टेट्रा, ई टी, टी ई टी। तो इस ई टी से यहाँ पे ये ड्राइव हुआ है ई टी। ऐसे ही आपका 5 और 6 के लिए तो कोई लॉजिक नहीं होगा इसका, 5 और 6 जो है ये अदर तरीके से ड्राइव हुए हैं। 7 के लिए, 7 के लिए आप यूज करते थे, अगर रिंग आपके 7 मेंबर्ड है तो उसके लिए यूज होता था हेप्टा, हेप्टा, ई पी, हेप्टा। 8 के लिए हम यूज करते थे ओक्टा, ओ सी। 9 के लिए यूज करते थे हम नोना, ओन। 10 के लिए यूज करते थे हम डेका, ई सी। This EC is used in the root word, in the nomenclature of heterocyclic compounds. तो ये जो था ये हमारे 2 रूल थे। इसके बाद हम थर्ड रूल की बात करते हैं। थर्ड रूल में डिस्कस करेंगे सफिक्स को। रूल नंबर 3, रूल नंबर 3, सफिक्स। सफिक्स सबसे इम्पोर्टेंट टर्म है फॉर द नोमेनक्लेचर ऑफ हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। सफिक्स आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जब नोमेनक्लेचर पढ़ा था तो बहुत सिंपल से सफिक्स थे। फॉर सैचुरेटेड कंपाउंड्स मीन्स डबल बॉन्ड, वो सॉरी सिंगल बॉन्ड। अगर कंपाउंड के अंदर केवल सिंगल बॉन्ड होंगे तो एन, डबल बॉन्ड के लिए इन, ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन। तो ये जो सफिक्स थे, एल्डिहाइड के लिए एल, एल्कोहल के लिए ओल, तो ये जो सफिक्स हम यूज करते थे वहाँ पे पर्टिकुलर ग्रुप के लिए पर्टिकुलर सफिक्स हो जाता था। बट यहाँ पे जो सफिक्स आप यूज करेंगे वो सफिक्स थोड़ा कन्फ्यूजिंग है। कन्फ्यूजिंग अगर हम कहें तो अगर आपको मैं आपको एक टेबल बताऊंगा, अगर आपको वो पूरी टेबल अच्छे से क्लियर है तो फिर सारा कन्फ्यूजन ख़त्म, फिर आपको वो चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। तो जब मैं सफिक्स की बात करूंगा तो सफिक्स जो है, सफिक्स मुझे बताएगा रिंग का कैरेक्टर। रिंग का कैरेक्टर मतलब कि रिंग के अंदर कौन सा हेटेरोएटम है और उसके अंदर रिंग सैचुरेशन है, रिंग सैचुरेटेड है या रिंग अनसैचुरेटेड है। तो उसी के अकॉर्डिंग हमें सफिक्स की इंफॉर्मेशन होगी। तो जो सफिक्स है, अगर हमारा मैं इसको साइड में इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि अभी जब इसके बाद हम नाम लिखेंगे तो हमें इसकी बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है इस टेबल की। सैचुरेटेड,
अनसैचुरेटेड, यानी कि अगर आपकी रिंग सैचुरेटेड है तो सैचुरेटेड के लिए हम जो सफिक्स यूज करेंगे, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ नंबर ऑफ एटम या साइज ऑफ रिंग, जो रिंग का साइज होगा। तो रिंग का साइज, सपोज रिंग इज़ 3 मेंबर्ड, रिंग इज़ 3 मेंबर्ड। तो जो सफिक्स है ना, सफिक्स के लिए आपको सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, रिंग का साइज भी, और क्या कहते हैं रिंग का एटम भी, और रिंग के अंदर सैचुरेशन है या अनसैचुरेशन है, उसी के अकॉर्डिंग आपका सफिक्स डिसाइड होगा। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टर्म है, ठीक है ना, तो थोड़ा ध्यान से समझना इसको। तो मैं सबसे पहले जो बात करता हूँ, मैं केवल डिस्कस करूँगा सैचुरेटेड जो रिंग्स होंगी मेरी, सैचुरेटेड रिंग्स के अंदर मैं कैसे सफिक्स को डिसाइड करूँगा, कैसे मैं सफिक्स का यूज करूँगा। तो अब सैचुरेटेड के लिए भी आप एक बात का ध्यान रखें कि यहाँ पे भी मैं इसको भी 2 कैटेगरी में डिवाइड करता हूँ। अगर नाइट्रोजन इज़ हेट्रो एटम, अगर रिंग के अंदर नाइट्रोजन जो है वो हेट्रो एटम है, यानी कि रिंग अगर नाइट्रोजन एटम को कंटेन करती है तब क्या होगा, और अगर अदर एटम होंगे, अदर एटम मीन्स नाइट्रोजन के अलावा ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम एट्सेट्रा। तो इसके लिए अगर रिंग आपकी 3 मेंबर्ड है, तो एक ध्यान से समझना, मैं आपको यहाँ पे साथ साथ बताऊंगा कि जो ये 3 मेंबर्ड रिंग है, 3 मेंबर्ड के लिए आपने जो रूट वर्ड यूज किया था वो रूट वर्ड क्या था, इर। व्हाट इज द रूट वर्ड, इर। तो जब रिंग के अंदर नाइट्रोजन कंटेन होगा तो जो प्रीफिक्स, जो सफिक्स होगा, सफिक्स क्या होगा, आइडीन, इरिडीन, यानी कि ये रूट वर्ड और ये सफिक्स जब ये यूज होगा तो ये साथ में कंबाइन ही यूज होगा। तो आपको साथ साथ समझना है, क्योंकि इसका भी यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंस है। अभी मैं बताऊंगा, एक नाम आएगा वहाँ पे, जब आएगा तभी बताऊंगा, पहले समझो। तो जब ये इर और एडीन, यानी कि अगर नाइट्रोजन एटम का रिंग के अंदर है और रिंग 3 मेंबर्ड है तो सफिक्स का यूज होगा एडीन, आइडीन। 4 मेंबर्ड है तो भी आइडीन, और यहाँ पे क्या यूज होगा, इट, तो एटीडीन, एटीडीन। अगर 5 मेंबर्ड है तो ओल। 6 मेंबर्ड है, एक बार इसको लिख लीजिए, 3 मेंबर्ड के लिए इर, इट, ओल, इन, इपोक, इप, ओक, ऑन, ईसी। 6, 7, 8, 9, 10। ये पूरी टेबल काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इस पूरे टेबल को ही आपको समझना है। और इसमें भी अगर मैं इम्पोर्टेंट टर्म्स की बात करूँ तो 6 मेंबर तक आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पे जो 3 मेंबर्ड की रिंग होगी वो तब भी क्या होगा, आइडीन। 4 मेंबर्ड के लिए भी आइडीन, 5 मेंबर्ड के लिए भी आइडीन, यानी कि कंबाइन बन जाएगा ओलिडीन, एटिडीन, इरिडीन, ठीक है। अगर 6 मेंबर्ड है तो 6 मेंबर्ड के लिए क्या यूज होगा, 6 मेंबर्ड के लिए एन, 6 मेंबर्ड के लिए यूज होगा एन। 7 मेंबर्ड के लिए भी एन, 8 मेंबर्ड के लिए भी एन, 9 मेंबर्ड के लिए भी एन, 10 मेंबर्ड के लिए भी एन। जैसे आपने सैचुरेटेड कंपाउंड्स के लिए पढ़ा था, सैचुरेटेड कंपाउंड्स के लिए जो सफिक्स होगा वो यूज होता था एन। तो यहाँ पे जो सफिक्स है वो आपका एन यूज होगा। ऐसे ही जो अदर एटम होंगे, कौन कौन से, जो नाइट्रोजन के अलावा होंगे, वहाँ पे सबके साथ ही एन यूज होगा, एन, 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 एन। बट क्या इतना आसान है, नहीं। अभी ट्विस्ट देखिए, जो रिंग 6 मेंबर्ड होगी, 6 मेंबर्ड रिंग जो सैचुरेटेड होगी और कंटेन करती होगी ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम को, तो वहाँ पे इसके साथ क्या, रूट वर्ड नोट यूज्ड। 6 मेंबर्ड रिंग के साथ जो रूट वर्ड होगा वो यूज नहीं होगा अगर रिंग कंटेन करती है ऑक्सीजन, सल्फर और सेलेनियम। तो इनमें से अगर कोई भी एटम है, अगर नाइट्रोजन कंटेन करेगी तो ये होगा इन एन, इनेन, क्या बनेगा, इनेन। बट अगर सैचुरेटेड रिंग ऑक्सीजन कंटेनिंग है
और 6 मेंबर्ड है तो उसके साथ केवल एन यूज होगा, इन का यूज नहीं होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना इसको। इसके बाद हम जा रहे हैं अनसैचुरेटेड की तरफ। अभी अनसैचुरेटेड के अंदर भी सेम पॉइंट सेम टाइप है कि अगर नाइट्रोजन प्रेजेंट है और अगर ऑक्सीजन, सल्फर या फिर सेलेनियम प्रेजेंट है। तो यहाँ पे जब नाइट्रोजन कंटेनिंग रिंग होगी तो आप ध्यान रखेंगे यहाँ पे कि अगर नाइट्रोजन कंटेन करती होगी रिंग तो अगर नाइट्रोजन है तो INE यूज होगा, और अगर ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम है तो ENE यूज होगा। तो अगर रिंग के अंदर नाइट्रोजन एटम है तो आईरीन, IRINE, आईरीन, INE यूज होगा, और अगर 3 मेंबर्ड रिंग है तो ENE, ENE। दिस इज द डिफरेंस, एंड दिस डिफरेंस इज ओनली फॉर 3 मेंबर्ड रिंग। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि ये डिफरेंस जो होगा ये केवल 3 मेंबर्ड रिंग के लिए होगा, इसके अलावा ये डिफरेंस नहीं होगा। ओके, अब इसके बाद 4, 5 और 6। अब अगर मैं 4 मेंबर्ड रिंग की बात करता हूँ तो यहाँ पे जो सफिक्स आएगा वो क्या आएगा? ई, ओनली ई, INE नहीं, ओनली ई। ETE, ईट, OLE, ओल, यानी कि इसके लिए हो जाएगा ETE, OLE, ई यानी कि INE, ओनली। ओके, अभी इपोक, EP, इसके बाद यहाँ पे क्या आएगा 7 मेंबर्ड के लिए? INE, 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 और इसके लिए यहाँ पे E, 7 के लिए INE, 8 के लिए INE, 9 के लिए भी INE और 10 के लिए भी INE। ये है पूरी टेबल। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस टेबल। और क्योंकि अभी जो हम नाम लिखने वाले हैं जो भी कंपाउंड में, आपको हर एक रिंग के बारे में, हर एक एटम के बारे में और उसके कैरेक्टर सैचुरेटेड है या फिर अनसैचुरेटेड है, सभी के एग्जांपल कराऊंगा। क्योंकि जब तक आप एग्जांपल नहीं करोगे तब तक आपको ये जो टेबल है इस टेबल का यूज़ समझ नहीं आएगा। तो पहले हम इस टेबल के बेसिस पे जो कंपाउंड्स हमारे होंगे उन्हीं के बारे में बात करेंगे, क्योंकि इसके बाद जो हमारा जो नेक्स्ट रूल होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे कि भाई अगर रिंग के अंदर मोर देन 1 हेटेरो एटम्स होंगे या रिंग की नंबरिंग क्या होगी, रिंग की प्रायोरिटी क्या होगी, वो सब हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम जो ये टेबल हमारे पास है इस टेबल का यूज़ करेंगे। इस टेबल के बेसिस पे जो भी हमारे हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं, जो भी हमारी मतलब 3 to 10 मेंबर्ड रिंग्स होंगी, जो भी मोनो हेटेरो एटम कंटेनिंग 3 to 10 मेंबर्ड रिंग होगी, उन सब के नाम, चाहे वो सैचुरेटेड हो चाहे वो अनसैचुरेटेड हो, उसके नाम हम इस टेबल की हेल्प से लिख सकते हैं। तो अब हम कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। तो अभी हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे जो इस टेबल के बेसिस पे जो भी हमारे हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स होंगे उनके जो नाम हैं कि हम कैसे लिखते हैं। तो आपको 3 टर्म्स यूज करनी है, प्रीफिक्स, रूट वर्ड और सफिक्स। तो सबसे पहले मैं आपको एक बहुत जो सिंपलेस्ट हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड होगा नाइट्रोजन कंटेनिंग 3 मेंबर्ड रिंग। अभी ये जो आपको रिंग के बारे में बताने वाला हूँ, ये रिंग सैचुरेटेड है और इसके अंदर नाइट्रोजन एटम है। और मैं इसी के साथ एक दूसरा कंपाउंड भी लूँगा, नाइट्रोजन है, डबल बॉन्ड है, ये सैचुरेटेड है और ये रिंग अनसैचुरेटेड होगी। तो इस रिंग के लिए क्योंकि नाइट्रोजन एटम इसके अंदर है, तो जब नाइट्रोजन एटम इसके अंदर होगा तो नाइट्रोजन एटम है तो इसके लिए प्रीफिक्स क्या होगा? प्रीफिक्स इज, व्हाट इज द प्रीफिक्स? प्रीफिक्स इज एजा प्लस। इसके बाद हम बात करेंगे रूट वर्ड। रूट वर्ड जो था हमारा वो 3 मेंबर्ड रिंग के लिए क्या था? इर। क्या था 3 मेंबर्ड रिंग के लिए? इर। इर। रिंग कैसी है? सैचुरेटेड। सैचुरेटेड है तो क्योंकि रिंग के अंदर नाइट्रोजन एटम है, रिंग के अंदर नाइट्रोजन एटम है, तो उसके लिए जो सफिक्स यूज होगा वो क्या होगा? आइडीन। सफिक्स क्या यूज होगा? आइडीन, एडीन, आइडीन। अगर नाइट्रोजन के अलावा कोई और एटम प्रेजेंट होता तो यूज होता था एन। वी विल डिस्कस आफ्टर दिस एग्जाम्पल। तो यहाँ पे जो एजा प्लस इर प्लस, अभी जो इसके लिए हम जो सफिक्स यूज करेंगे, सफिक्स क्या यूज होगा इसके लिए? आइडीन। क्या यूज होगा? आइडीन। तो अभी जो ये रिंग है
इस रिंग का जो नाम होगा वो क्या हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अगर जो प्रीफिक्स है, प्रीफिक्स इज फॉलोड बाय वोवल, इफ प्रीफिक्स इज फॉलोड बाय वोवल देन दिस ए इज ओमिटेड, दिस ए इज ओमिटेड। तो नाम क्या होगा, एज ए जेड, ए ओमिटेड, आई आर आई डी एन ई, एजिरिडीन। व्हाट इज द नेम, एजिरिडीन, एजा इर आइडीन, एजा इर आइडीन, एंड व्हाट इज द नेम, कंबाइंड नेम, एजिरिडीन। आफ्टर दैट इन द अनसैचुरेटेड रिंग, नाइट्रोजन कंटेनिंग 3 मेंबर्ड रिंग है, अनसैचुरेटेड है, प्रीफिक्स इज एजा प्लस नाइट्रोजन एटम है, तो नाइट्रोजन एटम के लिए आपका प्रीफिक्स यूज हुआ एजा, 3 मेंबर्ड रिंग है तो इर, और अनसैचुरेटेड रिंग है, अनसैचुरेटेड रिंग है देन व्हाट इज द सफिक्स, अनसैचुरेटेड रिंग नाइट्रोजन कंटेनिंग है तो आई एन ई, आई एन ई। नाम क्या होगा, कंबाइंड नेम, ए ओमिटेड हो जाएगा, ए हट जाएगा यहाँ से, एजिरीन। व्हाट इज द नेम, एजिरीन। दिस इज द वेल नोन कंपाउंड। यू आपने पहले भी इस कंपाउंड को देखा होगा, तो ये कंपाउंड काफ़ी यूज होता है केमिस्ट्री के अंदर। तो एजिरीन, तो ये नाइट्रोजन कंटेनिंग रिंग थी। अगर मैं अभी हम केवल नाइट्रोजन कंटेनिंग की ही बात करते हैं, इफ़ अगर मान लिया मैं रिंग की बात करता हूँ, रिंग आपकी है 4 मेंबर्ड, अगर रिंग 4 मेंबर्ड है तो 4 मेंबर्ड रिंग होगी, और 4 मेंबर्ड है और सैचुरेटेड है, अभी 4 मेंबर्ड है और अनसैचुरेटेड है, तो नाम क्या होगा, जब रिंग 4 मेंबर्ड थी, सैचुरेटेड थी, 4 मेंबर्ड थी, अनसैचुरेटेड, तो 4 मेंबर्ड के लिए आपका नाइट्रोजन कंटेनिंग नाइट्रोजन था तो प्रीफिक्स क्या होगा, एजा, प्लस इसके लिए जो रूट वर्ड है, रूट वर्ड क्या होगा, ई टी, 4 मेंबर्ड के लिए एरिटोल इन इपोकोनेसी, एरिटोल इन इपोकोनेसी, एरिटोल इन इपोकोनेसी, याद रखना, इर इट ओल, इर इट ओल इन इपोकोनेसी। 3 मेंबर्ड के लिए, 3 मेंबर्ड के लिए इर, 4 मेंबर्ड के लिए इट, ई टी, 5 मेंबर्ड के लिए ओल, 6 मेंबर्ड के लिए ओन, 7 मेंबर्ड के लिए, कन्फ्यूजन है क्या, 7 मेंबर्ड के लिए कितना, ई पी, 8 मेंबर्ड के लिए, एक सेकेंड, 8 के लिए थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा, 8, हाँ 8 मेंबर्ड के लिए ओ सी, 9 मेंबर्ड के लिए ओन, ओ एन, एंड 10 मेंबर्ड के लिए ई सी। तो ये आपको पता होना चाहिए, आपको याद रखना होगा। तो जो आपके यहाँ पे जो रूट वर्ड था वो 4 मेंबर्ड के लिए क्या था, ई टी, और प्रीफिक्स यूज होता है यहाँ पे एजा, एजा प्लस ई टी और प्लस सफिक्स क्या होगा 4 मेंबर्ड के लिए, सैचुरेटेड है 4 मेंबर्ड है, आइडीन, आइडीन। तो क्या नाम होगा, ए यहाँ से हट जाएगा क्योंकि ई यहाँ पे वोवेल है, एज ए जेड ई टी आई डी आई एन ई, एजिटिडीन। व्हाट इज द नेम of this compound, and compound is nitrogen containing 4 membered saturated ring, then the name of this compound is azitidine। अगर unsaturated है तो क्या होगा, एजा प्लस ई टी, और प्लस अनसैचुरेटेड के लिए, अनसैचुरेटेड के लिए नाइट्रोजन कंटेनिंग केस में क्या होगा, ओनली ई, ओनली ई, क्या हो जाएगा, ए जेड ई टी ई, एजिट, क्या नाम हो जाएगा, एजिट, ए जेड ई टी ई। तो ऐसे ही आप इसके लिए 5 मेंबर्ड के लिए भी नाम लिख सकते हैं, 6 मेंबर्ड के लिए भी नाम लिख सकते हैं। तो अब मैं इसके अंदर बात करूंगा कि अगर मैं यहीं पे इन्हीं कंपाउंड के अंदर जो नाइट्रोजन एटम था, नाइट्रोजन एटम को मैं रिप्लेस कर देता हूँ किससे, ऑक्सीजन एटम से। किससे रिप्लेस करता हूँ, ऑक्सीजन एटम से। ऑक्सीजन, 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 यहाँ ऑक्सीजन पॉसिबल नहीं होगा इसलिए हमें डबल बॉन्ड हटाना पड़ेगा। ओके,
देखते हैं। 3 मेंबर्ड रिंग ऑक्सीजन कंटेनिंग, क्या नाम होगा? 3 मेंबर्ड रिंग ऑक्सीजन के लिए प्रीफिक्स क्या होगा? ऑक्सा, प्लस 3 मेंबर्ड के लिए रूट वर्ड क्या है? व्हाट इज द रूट वर्ड? एर, और सैचुरेटेड है प्लस एन, तो क्या नाम हो जाएगा? ऑक्सीरेन। व्हाट इज द नेम? ऑक्सीरेन। अनसैचुरेटेड है ऑक्सा, प्लस ऑक्सीजन के लिए ऑक्सा, 3 मेंबर्ड थी एर, प्लस अनसैचुरेटेड है, अनसैचुरेटेड के लिए क्या आएगा? इन, इन। ओके, तो क्या नाम होगा? ऑक्सीरीन, ऑक्सीरीन। ओके, सैचुरेटेड 4 मेंबर्ड के लिए क्या नाम होगा? ऑक्सा, क्या नाम है? ऑक्सा, प्लस 4 मेंबर्ड रिंग के लिए ईटी, और प्लस सफिक्स, सफिक्स क्या होगा? सैचुरेटेड के लिए आइडीन, ऑक्सीटीडीन, ऑक्सीटीडीन। व्हाट इज द नेम? ऑक्सीटीडीन। तो यहाँ पे जो ये नाम होगा इसका सैचुरेटेड ऑक्सीजन कंटेनिंग रिंग का, 4 मेंबर्ड रिंग का ऑक्सीटीडीन। अभी ये अनसैचुरेटेड है, रिंग अनसैचुरेटेड है, बट एक्चुअल में ही जो कंपाउंड है, इस तरह के जो कंपाउंड है उनका जो नोमेनक्लेचर हम थोड़ा बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो ये रिंग है ये कम्प्लीटली अनसैचुरेटेड नहीं है। अगर रिंग कम्प्लीटली अनसैचुरेटेड होगी तब तो हम इन्हीं को यूज करते हैं, अभी भी हम इन्हीं को यूज करेंगे, जो ये सफिक्स हैं इन्हीं को यूज करते हैं। बट यहाँ पे एक स्पेशल कंडीशन आ गई कि यहाँ पे जो ये एटम है, ये एटम सैचुरेटेड एटम है, ये जो वाला जो एटम हुआ ये सैचुरेटेड एटम है। दैट एंड हाइड्रोजन एट दिस एटम इज कॉल्ड इंडिकेटेड हाइड्रोजन। तो उसके लिए हम एक अलग रूल यूज करेंगे, वो हम आगे पढ़ेंगे। बट फिलहाल अगर मैं इसका नाम देना चाहूँगा तो इसका नाम क्या होगा? 4 मेंबर्ड रिंग है, अनसैचुरेटेड ऑक्सीजन कंटेनिंग है, तो इसका नाम क्या होगा? ऑक्सा, ऑक्सा, प्लस क्या नाम होगा? ऑक्सीजन, और 4 मेंबर्ड के लिए, 4 मेंबर्ड के लिए ईटी, और प्लस अनसैचुरेटेड है तो ई, तो क्या हो जाएगा? ऑक्सीट, ऑक्सीट। जैसे नाइट्रोजन के लिए क्या था? एजीट। ऑक्सीजन के लिए क्या हो जाएगा? ऑक्सीट। तो इसी तरह से आप यहाँ पे सल्फर के लिए भी लिख सकते हैं। सल्फर अगर यहाँ पे होगा, अगर यहाँ पे सल्फर है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? सल्फर के लिए प्रीफिक्स क्या था? थाया। इसके लिए भी क्या जाएगा? थाया। तो नाम क्या हो जाएगा इसका? THI, ए हट जाएगा, IIRANE, थीरीन। इसके लिए नाम क्या हो जाएगा? इसके लिए THIIRENE, थीरीन। ओके, अगर यहाँ पे सल्फ़र होगा, अगर यहाँ पे सल्फ़र होगा तो इसके लिए नाम क्या होगा? इसके लिए हो जाएगा थाया। यहाँ पे थाया आ जाएगा, और ओ सॉरी 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 हाँ, एक चीज़ इसको भाई करेक्ट कर लेना आप लोग। यहाँ पे जो मैंने लास्ट उसमें बताया है, जो ऑक्सीजन था जब यहाँ पे, तो ऑक्सीजन जब यहाँ पे होगा तो उसके लिए यहाँ पे क्या यूज होगा? एन। तो वो जो कंपाउंड होगा उस कंपाउंड का नाम ठीक कर लेना। अगर यहाँ पे ऑक्सीजन है, मैं इसको दोबारा बता रहा हूँ एक बार, कि अगर 4 मेंबर रिंग के अंदर, अगर 4 मेंबर रिंग के अंदर ऑक्सीजन था तो ऑक्सा प्लस ET और प्लस एन, ऑक्सीटेन। तो व्हाट इज़ द नेम इज़ ऑक्सीटेन। ठीक है, ये ध्यान रखना, इसको ठीक कर लेना। जो लास्ट में मैंने कराया वो वहाँ पे जो आइडीन होगा, आइडीन हो जाता है कब? जब यहाँ पे नाइट्रोजन प्रेजेंट होगा, इसको ध्यान रखना। तो यहाँ पे क्या होगा? अगर यहाँ पे सल्फ़र यूज हो रहा है तो सल्फ़र के लिए हम यूज करते हैं यहाँ पे थाया प्लस ET और प्लस एन, थायाटीन। ओके, और यहाँ पे अगर सल्फ़र है तो क्या हो जाएगा? ऑक्सा के प्लेस पे थाया,
THIETE, थाइट। ओके, तो ये जो है ये आपके जो हमने बिल्कुल 3, 4, 5 मेंबर रिंग के बारे में पढ़ा, ये उनके लिए है। अभी हम इसके बाद पढ़ेंगे 6 मेंबर रिंग के लिए, क्योंकि 6 मेंबर रिंग जो है वो थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 6 मेंबर रिंग में थोड़ा पॉइंट वेरी करते हैं, ठीक है ना। तो वहाँ पे जब ऑक्सीजन के लिए केस आएगा तो वहाँ पे वो थोड़ा इंपॉर्टेंट होगा। तो अभी हम इसके बाद डिस्कस करते हैं ऑक्सीजन के लिए। तो ऑक्सीजन के लिए हम बात कर रहे हैं। अब हम नाम लिखेंगे मतलब 6 मेंबर रिंग के लिए। अगर 6 मेंबर रिंग नाइट्रोजन कंटेन करती है और वो कंप्लीटली अनसैचुरेटेड है, अगर 6 मेंबर रिंग अनसैचुरेटेड है और वो नाइट्रोजन को कंटेन करती है, 6 मेंबर रिंग ऑक्सीजन कंटेन करती है और 6 मेंबर रिंग ऑक्सीजन कंटेन करती है, तो इनके नाम हम भी पढ़ेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर नाइट्रोजन की जो रिंग है, नाइट्रोजन एटम अगर 6 मेंबर रिंग है और उसके अंदर नाइट्रोजन एटम होगा, तो नाम क्या होगा इसका? 6 मेंबर रिंग के लिए जो नाम होगा, नाइट्रोजन के लिए आपका जो सफिक्स होगा, प्रीफिक्स होगा, वो हो जाएगा एजा, प्लस 6 के लिए क्या होगा? इन, IN। और जो 6 मेंबर रिंग के लिए मतलब सैचुरेटेड रिंग है, 6 मेंबर रिंग के लिए आपका जो रूट वर्ड है वो इन आया, और जो सैचुरेटेड के लिए प्रीफिक्स यूज होगा वो एन यूज होगा। क्या होगा? एन। अब आयोडीन यूज नहीं होगा, अब आयोडीन यूज नहीं होगा। आयोडीन केवल 3, 4 और 5 मेंबर रिंग के लिए यूज होता है। 6, 7, 8, 9 और 10, उसके बाद जो 6 के बाद जो रिंग होंगी उनके अंदर केवल एन यूज होगा, एन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा एजिनेन। क्या नाम होगा? एजिनेन। अब इसकी बात करते हैं हम अनसैचुरेटेड की। तो नाइट्रोजन है यानी कि एजा प्लस इन प्लस, और अनसैचुरेशन है, कंप्लीटली अनसैचुरेशन है, तो क्या यूज होगा यहाँ पे? ई, एजाइन। ए यहाँ से घट जाएगा क्योंकि आई है, तो नाम क्या हो जाएगा? यानी कि इसका नाम क्या था कंपाउंड का नाम? पिरिडीन। क्या नाम था इसका? पिरिडीन। बट पिरिडीन इसका ट्रिवियल नेम था, जो कॉमन नेम यूज होता है। बट यहाँ पे इसका जो आईयूपैक नेम होगा या हेंच विडमन नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग जो नाम होगा वो क्या हो जाएगा? एजाइन। ऐसी ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन सैचुरेटेड रिंग के अंदर है, तो अभी ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, जो ये मैंने यहाँ पे पॉइंट हाईलाइट किया हुआ है, ये पॉइंट इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर ऑक्सीजन यानी कि नाइट्रोजन के अलावा कोई भी एटम 6 मेंबर रिंग के अंदर अगर आ रहा है, तो वहाँ पे क्या होगा कि जो ये ऑक्सीजन के लिए आपका जो प्रीफिक्स होगा वो होगा ऑक्सा, और इस केस में आप रूट वर्ड का यूज़ नहीं करेंगे, रूट वर्ड का यूज नहीं होगा। तो प्लस यहाँ पर रूट वर्ड का यूज नहीं होगा और केवल क्या आ जाएगा? इसका जो सफिक्स होगा, सफिक्स हो जाएगा एन। तो ऑक्सा ANE, तो ये हो जाएगा ऑक्सेन। क्या नाम होगा इसका? ऑक्सेन। अभी ये जो कंपाउंड है इसकी बात करते हैं। ये कंपाउंड कंप्लीट अनसैचुरेटेड नहीं हो सकता। अगर कंप्लीट अनसैचुरेटेड होगा तो उसके अंदर साल्ट के फॉर्म में ही आएगा। तो इसलिए क्योंकि यहाँ पे एक पोजीशन सैचुरेटेड है और ये फिर वही केस है इंडिकेटेड हाइड्रोजन वाला। तो इंडिकेटेड हाइड्रोजन की जो पॉइंट होगा उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम इंडिकेटेड हाइड्रोजन के अलावा जो कंपाउंड का नाम होगा उसको डिस्कस करते हैं। उसमें क्या होगा, क्योंकि अभी यहाँ पे क्या है, ये 6 मेंबर रिंग है और 6 मेंबर रिंग के अंदर ऑक्सीजन कंटेनिंग है, तो ऑक्सा प्लस रिंग 6 मेंबर्ड है। तो इसके केस में क्या होगा, यहाँ पे जो IN और प्लस E, सफिक्स क्या होगा? E। तो नाम क्या हो जाएगा इसका? ऑक्साइन। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड? इज ऑक्साइन। तो ये जो कुछ एग्जांपल्स हैं, ये मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर बताए हैं कि जो इस टेबल के बेसिस पे थे, जो मोनोसाइक्लिक कंपाउंड्स थे, और मैंने आपको अभी 6 मेंबर रिंग तक के जो कंपाउंड है उनके मैंने आपको नाम लिख के दिखाए। इसके अलावा अगर हम 7, 8 मेंबर की बात करें तो उनके भी हम नाम लिख सकते हैं। मैं आपको एक 7, 8 मेंबर रिंग का नाम लिखता हूँ। कुछ कंपाउंड्स मैं आपको दूंगा, कुछ काम मैं आपको घर से करने के लिए दूंगा, उसको आप मुझे कंप्लीट करना। मैं एक असाइनमेंट आपको
डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा उसको। तो अगर मान लिया यहाँ पे एट मेंबर रिंग है, नाइट्रोजन कंटेनिंग है, क्या होगा? कंप्लीटली अनसैचुरेटेड है। सैचुरेटेड है तो वो आप अभी आपको इतना समझ आ गया होगा, सैचुरेटेड के लिए आप खुद लिखेंगे, अनसैचुरेटेड के लिए मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या है कि नाइट्रोजन है एजा प्लस 8 मेंबर्ड है, तो 8 मेंबर्ड के लिए क्या हो जाएगा? OC, ठीक है। और प्लस कंप्लीटली अनसैचुरेटेड सफिक्स क्या होगा? आइन। तो क्या नाम हो जाएगा इसका? ये O यहाँ से, A यहाँ से हट जाएगा क्योंकि O है एजोसाइन। क्या नाम हो जाएगा इसका? एजोसाइन। तो ये जो एजोसाइन होगा ये यहाँ पे इस कंपाउंड का नाम होगा। तो आई थिंक इतने से आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि जो मोनो हेट्रो एटम जब रिंग के अंदर प्रेजेंट होगा तो आपको उसका नाम कैसे लिखना है। तो इसके बाद हम पढ़ते हैं रूल नंबर 4। तो रूल नंबर 4 में हम जो है अगर हमारी रिंग के अंदर मोर देन 1 हेट्रो एटम आ रहे हैं उसको डिस्कस करेंगे। तो ये टेबल जो है, ये टेबल आपको बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। अगर आपको ये टेबल क्लियर है तो आपको नाम लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, फिर आपको बहुत आसान लगेगा। अभी आपको लग भी रहा होगा क्योंकि जैसे ही हमने इस टेबल की सारी कंडीशन यूज़ की है तो आपको नाम लिखना, आप इसमें कुछ लग नहीं रहा होगा, इसमें बहुत आसानी लग रहा होगा ये।